नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है, आज मोदी ने पूरी दुनिया को यह बता दिया। 7 मई से लेकर 10 मई के बीच जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान में नई ऊर्जा भर दी है। मेड इन इंडिया क्या कर सकता है, यह चीन ने भी देखा और इसका एहसास टर्की को भी हो चुका है। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हर उस देश के पास जा रहे हैं जो जंग के वक्त पाकिस्तान का साथ दे सके? पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान ने इतनी ज्यादा जबरदस्त तैयारी कर रखी है और अब बात 90 घंटे के संग्राम के आगे की। आप यकीन मानिए, अभी तक भारतीय सेना डिफेंडिंग मोड में थी। अगर दिल्ली से आक्रमण का ऑर्डर आता तो इस बार ऐसे हथियारों का जखीरा बाहर आएगा जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अभी 90 घंटे में पाकिस्तान सीजफायर चिल्लाने लगा था और इस बार 9 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर भी कर देगा। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। हिंदुस्तान क्या कर सकता है, कैसे बदला ले सकता है, कितना सटीक वार कर सकता है, आसमान से जमीन से कैसे दुश्मनों के बेस में तबाही मचा सकता है, ये इसकी महज एक झलक है। अभी तो 90 घंटे की लड़ाई थी, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी। अगर इस बार युद्ध होगा तो कैसा होगा? यह सोचकर ही पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह सवाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी डरा देता है। जिन हथियारों के सामने 13 घंटे में ही पाकिस्तान सरेंडर पर आ गया, युद्ध उनसे विध्वंसक हथियारों से होगा। और ये सारे अस्त्र शस्त्र हिंदुस्तानी होंगे, बनाने वाले भी हिंदुस्तानी, चलाने वाले भी हिंदुस्तानी। इंडियन आर्मी ऐसी जंग की तैयारी में है जिसमें गोली से लेकर सबसे खतरनाक बम सब मेड इन इंडिया होंगे और टारगेट पर होगा पाकिस्तान। बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर, चाहे बहावलपुर हो या इंटरनेशनल बॉर्डर के पार मुरीद के हो, राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया था। इस बार पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर आसिम मुनीर के ठिकानों पर 150 किलोमीटर अंदर जाकर हिंदुस्तान का गौरव हमला करेगा, वो भी पिन पॉइंट वार। 11 अप्रैल 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने ऐसे बम का सफल टेस्ट किया जिसने इंडियन और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच के अंतर को और बढ़ा दिया, आसिम मुनीर के डर का ग्राफ और बढ़ा दिया। इस टेस्टिंग से चीन भी सकते में आ गया था। यह मेड इन इंडिया ग्लाइड बम गौरव है। गौरव को डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसकी खासियत दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्लाइड बम गौरव को 150 किलोमीटर दूर से छोड़ा जा सकता है और यह 150 किलोमीटर दूर जमीन के अंदर छिपे हुए दुश्मन को, बंकर के अंदर खड़े दुश्मन के प्लेन को नष्ट कर सकता है। ग्लाइड बम गौरव 1000 किलो वजनी बम है। गौरव की रेंज 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक सटीक है। इस बम को जीपीएस, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम आईएनएस और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से गाइड किया जा सकता है। सुखोई 30 जेट से इसकी सफल टेस्टिंग हो चुकी है। गौरव को रेडार में पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। इसको इंडिया का बंकर ब्लास्ट बम भी कह सकते हैं। मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट हजारों ग्लाइड बम गौरव जब सैकड़ों सुखोई फाइटर जेट पर लैस होंगे और दुश्मन पर हमला करेंगे तो पाताल लोक तक इनसे कोई नहीं बच पाएगा।
भिंबर से लेकर आतंकी अड्डों पर मेड इन इंडिया ड्रोन से हमला किया गया था। इन ड्रोन को एलओसी के पास से कंट्रोल किया जा रहा था। ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए कम्युनिकेशन लिंक काटा जाता है। यह तकनीक दुनिया में अमेरिका, रूस के पास है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जिन्होंने एक बार टेक ऑफ कर लिया तो बिना कम्युनिकेशन के अपने टारगेट को हिट करेंगे। यह है इंडिया का सबसे एडवांस यूएई, जिसको AFTD कहते हैं, यानी ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। यह ड्रोन बिना किसी रेडार सिस्टम के, बिना कंट्रोल पैनल के अपने टारगेट की ओर बढ़ सकता है। AFTD की रफ्तार बेहद तेज है। इसकी स्पीड की जानकारी अभी तक DRDO ने नहीं बताई है, लेकिन इतना पक्का है कि जब यह दुश्मन पर हमला करेगा तो इसकी स्पीड दुश्मनों के होश जरूर उड़ाएगी। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तानी सेना ने इंडियन एयरबेस, इंडियन मिलिट्री बेस और हिंदुस्तान के तमाम शहरों को हिट करने की कोशिश की। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक वार को बेकार कर दिया। इसमें मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल भी शामिल थी। और अब इस डिफेंस सिस्टम में एक और नाम जुड़ने वाला है, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो एकदम पास आ चुके हेलीकॉप्टर, मिसाइल, प्लेन के लिए खास तैयार किया गया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 2 तरह से काम करता है। जवान इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च कर सकते हैं, इसको मैन पैड्स कहते हैं। दूसरा शोराड, जिसे ऑटोमेटिक लॉन्चर से फायर करते हैं। इसकी रेंज 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक है और स्पीड करीब 2000 किलोमीटर। पाकिस्तान ने 2 दिन में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया था, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस कवच को भेद नहीं पाया था। इस लड़ाई के बाद एयर मार्शल AK भारती ने महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगली जंग इससे एकदम अलग होगी, इससे और भी ज्यादा मॉडर्न हथियारों वाली होगी। 13 अप्रैल को इसकी झलक दुनिया ने देखी, जब हिंदुस्तान ने पहली बार लेजर गन से एरोप्लेन को मार गिराया था। दुनिया में यह टेक्नोलॉजी केवल 3 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस और चीन। अब इस लिस्ट में इंडिया का नाम जुड़ गया है। इसकी वर्किंग इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से इस हथियार को डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। देखिए, एक प्लेन आसमान में आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए यह पाकिस्तान का फाइटर प्लेन है जो इंडिया पर हमला करने के लिए आ रहा है। इस प्लेन में लगे रेडार, मिसाइल प्लेन को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन इस पर हमला जमीन से इस गाड़ी से होगा। एक बीम जाकर प्लेन से टकराती है। प्लेन को इसका एहसास भी नहीं होगा क्योंकि बीम में कोई चिप नहीं होती, लेकिन कुछ सेकंड्स में यह लेजर बीम प्लेन को आसमान में जला देती है। आपको जानकर ज्यादा हैरानी नहीं होगी, पाकिस्तान के बड़े ड्रोन पर ऐसा लेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जो पाकिस्तानी सेना के कोर्स और सोच से परे की बात थी। ड्रोन मिसाइल सिस्टम में जितना हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा, उतना जंग में दमदार होगा। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। जमीनी युद्ध में सबसे घातक, सबसे विध्वंसक हथियार टैंक माना जाता है। टैंक एक ऐसी मशीन है जिसमें तोप लगी होती है, उसमें पहिए की जगह चेन लगी होती है। सामने नदी हो या फिर दुश्मन की गाड़ी, टैंक को रोक पाना नामुमकिन है। यह सोच 1980 के दशक तक थी। टैंक से सिर्फ गोले निकलते थे। अंदर बैठा ऑपरेटर टारगेट को देखकर कई बार अंदाजा लगाकर हमला करता है। कभी टारगेट पर गोला लगता, कभी नहीं। लेकिन अब नए एडवांस टैंक और उसके एडवांस गोलों ने युद्ध की तस्वीर और तकदीर बदल दी है।
टैंक से पहला फायर होता है, काफी दूरी पर रखे टारगेट पर सटीक निशाना लगता है। दूसरा फायर होता है, इस बार भी निशाना सीधे टारगेट पर लगता है। दोनों बार टैंक का गोला टारगेट में बने ग्रीन स्पॉट पर लगता है। यह बहुत नायाब तस्वीर है, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि टैंक के गोले की आंख नहीं होती, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि टैंक के गोले नहीं बल्कि मिसाइल निकल रही हो, जिसके पास आंखें हैं और टारगेट पर सटीक वार भी करता है। यह है मेड इन इंडिया ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको अर्जुन टैंक से फायर किया जा रहा है। यह फ्यूचर बैटल का एक वॉर सीन है। सोचिए, जब पाकिस्तानी टैंक आएंगे तो कैसे दूर से चुन चुन कर उन पर वार होगा। जमीन पर टैंक और आसमान में नई टेक्नोलॉजी इंडियन फोर्सेस को और खतरनाक बनाती है। इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे पैराशूट हैं, ऐसा सिस्टम है जो प्लेन से किसी भी हथियार को एकदम सटीक लोकेशन पर डिलीवर कर सकता है। यानी अगर फ्यूचर में पीओके में इंडियन आर्मी को रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी तो बिना नुकसान के उन तक हथियार पहुंचा सकते हैं। 3, 2, 1 now. Missile lifted up. ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो 100% होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 90 घंटे की लड़ाई दुनिया के लिए बहुत जरूरी थी। यह मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा टेस्ट था। इस लड़ाई में एक तरफ रशियन S-400 का इस्तेमाल हुआ, रशियन सुखोई 30 MKI ने हिस्सा लिया, फ्रांस का फाइटर जेट राफेल, इजरायल के हार्पी ड्रोन, इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया की अस्त्र मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मेड इन इंडिया अटैक ड्रोन। दूसरी तरफ चाइनीज HQ-9 डिफेंस सिस्टम, चाइनीज ड्रोन, चाइनीज J-10 फाइटर प्लेन, चाइनीज PL-15 मिसाइल, अमेरिकी F-16 प्लेन, तुर्की के यह ड्रोन, पाकिस्तान की फतह मिसाइल थी। इस लड़ाई में हर बड़े देश के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ऐसे हथियार भी रण पर उतरे जिनको रियल वॉर का कोई अनुभव ही नहीं था। इस लड़ाई में पाकिस्तान जरूर हारा, लेकिन सबसे ज्यादा चीन को नुकसान हुआ। चीन की डिफेंस इंडस्ट्रीज को हुआ, चीन की वर्ल्ड पावर बनने की चाहत को हुआ। चीन ने रशियन S-300 की तकनीक कॉपी करके HQ-9 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाया था। चीन ने दुनिया को बताया था कि उनका सिस्टम रूस से ज्यादा दमदार है। चीन के दांव के भरोसे पाकिस्तान ने करोड़ों में HQ-9 सिस्टम खरीदा था और उसके करोड़ों रुपए एक बार में इंडियन मिसाइल ने खाक कर दिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत ये मिसाइल है, जो इंडिया के खेतों में पड़ी मिल रही है, जंगलों में सही सलामत मिल रही है। जो देश अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर कहता हो और उसकी सबसे एडवांस मिसाइल का ये हाल हो, तो फिर सोचिए उसकी मिसाइल पावर कितनी खोखली होगी। अब पूरी दुनिया अमेरिका से लेकर हर एक चीन विरोधी देश हिंदुस्तान से यह मिसाइल मांग रहा है, ताकि चीन की तकनीक को पढ़ सके, उसकी ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगा सके। पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं। 2015-19 की तुलना में पाकिस्तान ने 61% ज्यादा हथियार खरीदे हैं, जबकि इसी दौरान भारत के हथियार खरीद में 9.3% की कमी आई है। रूस और यूक्रेन जंग पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में हुआ। दुनिया की सबसे हाईटेक जंग मानी गई थी। इस जंग में तुर्की के ड्रोन ने खूब नाम कमाया था। इसी भरोसे पाकिस्तान ने तुर्की से सबसे ज्यादा ड्रोन खरीदे, लेकिन हिंदुस्तान में दाखिल होते ही ये ड्रोन जमीन पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे पड़े मिले। जिन ड्रोन के सहारे मुनीर फतह का ख्वाब देख रहे थे, वो ड्रोन सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने तुर्की ड्रोन का इंटरनेशनल मार्केट खराब कर दिया। इस लड़ाई के बाद तुर्की से ड्रोन खरीदने की डिमांड कम हो गई। चीन की डिफेंस कंपनियों के शेयर गिर चुके हैं।
चीन LAC पर जिन हथियारों को लेकर आया था वो हथियार अब इंटरनेशनल मजाक बन चुके हैं। चीन को भी लग रहा है कि वो अभी जंग के लायक नहीं है, इसलिए उसने नया दांव खेला है। चीन अपना सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को आधे दाम पर दे रहा है। यह पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अब चीन के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। पाकिस्तान चाइनीज हथियार से लड़ेगा और चीन अपने हथियार की वॉर रिपोर्ट बना सकेगा। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को इसका एहसास नहीं है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ और 11 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा चौड़ा पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखा। इस पोस्ट में इस लाइन को पढ़िए। शहबाज कहते हैं, पाकिस्तान को ऐसा पार्टनर मिल गया है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा पुनर्जीवित कर सके। शहबाज शरीफ की टाइमलाइन में ऐसा कोई भी पोस्ट जिनपिंग के लिए, चीन के लिए नहीं मिलेगा। इस पोस्ट का मतलब है कि शहबाज ट्रंप से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना की दोबारा मदद करें, उनको हथियार दें। इंडिया से पिटने के बाद पाकिस्तान भी चीन से किनारा करना चाहता है। शहबाज शरीफ धन्यवाद दौरे में तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन चीन जाने का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है। इस लड़ाई के बाद चीन और पाकिस्तान में कुछ तो हुआ है जो खुलकर पाकिस्तान कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि चीन के अरबों डॉलर की उधारी का मामला है। एक बात पाकिस्तान को समझ में आ गई है, चीन के भरोसे वो इंडियन एयरफोर्स के सामने टिक नहीं सकता। अभी तो इंडियन जेट्स ने LOC बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ऑर्डर मिलने पर इंडियन एयरफोर्स इसके लिए भी तैयार है। पाकिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना की वॉल्फ पैक डॉक्ट्रिन रेडी है। पाकिस्तान में अभी तो इंडियन मिसाइल गई थी। ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइल ने रौद्र रूप दिखाया था। जब इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तान जाएंगे तो वो वॉल्फ पैक डॉक्ट्रिन लागू होगा। जैसे जंगल में सबसे खतरनाक शिकारी वोल्फ यानी भेड़िया होता है, वैसा ही शिकार इंडियन एयरफोर्स करेगी। IAF ने पाकिस्तान के लिए वॉल्फ पैक डॉक्ट्रिन तैयार की है। इनमें इंडिया के सारे एयरबेस से सैकड़ों प्लेन एक साथ पाकिस्तान के लिए टेक ऑफ करेंगे। बीच में इंडिया के सबसे खतरनाक राफेल और सुखोई होंगे, जिसको वोल्फ कहा जाएगा। उसके बाद मिराज, तेजस, बाकी फाइटर प्लेन होंगे और मिसाइल बम से लैस अटैक ड्रोन होंगे, जिनको पैक बोला जाएगा। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक सैकड़ों प्लेन और ड्रोन देखकर पाकिस्तान अपना टारगेट लॉक नहीं कर पाएगा। उसकी एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन सा इंडियन प्लेन कहां से हमला करेगा, दुश्मन पैनिक में होगा और वोल्फ पैक शिकार करेगा। इंडिया ने ऐसी तैयारी कर रखी है, ऐसे मेड इन इंडिया हथियार बना रखे हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए काफी है। बिहार में कुछ तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। इन तस्वीरों का लालू खानदान से खास कनेक्शन भी है। बीजेपी ये कह रही है कि लालू और राबड़ी के साथ उनके बेटे को भी जेल जाना पड़ेगा। इन तस्वीरों में आखिर ऐसा क्या है? लालू जिन बातों को 12 साल से जानते थे, उन्हीं को लेकर अब क्यों इतना हो हल्ला मचा है? लालू ने अपने बेटे को पार्टी और परिवार से अभी ही क्यों निकाला? 29 मई से इसका कनेक्शन क्या है? बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? एक एक बात समझिए इस रिपोर्ट में। लालू ने बड़े बेटे को पार्टी से अभी क्यों निकाला? चुनावी साल में आरजेडी के लिए कितना बड़ा सेटबैक? क्या बड़े बेटे को पार्टी से निकालने से लालू डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? क्या चुनावी साल में लगा यह भूकंप आरजेडी की हार तय कर देगा? बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। उससे पहले लालू खानदान में बड़ा भूकंप आया है। लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। लालू ने ट्वीट कर यह भी जानकारी दी है कि तेज प्रताप को परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। लालू ने यह भी लिखा है कि आगे से तेज प्रताप की पार्टी और परिवार में कोई भूमिका नहीं होगी। लालू के ट्वीट की पहली लाइन बेहद दिलचस्प है। लालू ने लिखा है कि बड़े बेटे के क्रियाकलापों से सामाजिक न्याय की लड़ाई का संघर्ष कमजोर पड़ रहा था। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने की बात क्या इतनी सीधी है जितना लालू ने ट्वीट करके कह दी है, या फिर कहानी कुछ और है? क्या लालू यादव को 29 मई का डर सता रहा है?
क्या राबड़ी को 29 मई की रात जेल जाने का खौफ है? लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से 2018 में शादी की थी। ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव अलग अलग रहते हैं। ऐश्वर्या ने कई बार राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर मारपीट के आरोप लगाए। 2019 में ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि बड़ी दीदी ने बाल खींचकर उन्हें घर से निकाल दिया। राबड़ी के आवास में गार्ड ने भी उन्हें थप्पड़ मारा। राबड़ी देवी ने फोन छीन लिया। मामला तलाक तक पहुंच गया। सर अभी तक इसलिए नहीं आए थे कि घर की बात है, दोनों घर की इज्जत रखना मेरा भी काम है, बेटी और बहू दोनों का, वही इसीलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज इन्होंने हद ही पार कर दी है। इंसानियत का कोई इंसानियत ही नहीं है। देखिए भरी बारिश में लड़की को बाहर फेंक दिया है। इतना पावर का गलत यूज कर रहे हैं, घर के अंदर पावर का गलत यूज कर रहे हैं। तो ये पावर किस लिए है? सबकी सुरक्षा के लिए है, सबके लिए इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। इनको देख लीजिए। तो आज आखिर क्या हुआ? राबड़ी जी से आखिर ऐसी क्या बात हुई जो मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने बात कचीत में बन रखी है। आज क्या हुआ कि कल रात में मैंने खाना नहीं खाया, तो आज सुबह हम उठे तो हम सोचे कि पानी और खाना ले आते हैं क्योंकि कल ही डेट थी। ठीक है, तो आज हम गए तो उन्होंने पहले ही किचन का दरवाजा बंद कर दिया। तो नीचे गए कि मम्मी जी आप मेरे को चाबी दे दीजिए, वैसे मांगते तो दे देती थी। आज उनको पता नहीं आज क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मेरे पास नहीं है। अच्छा। तो फिर हमने सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन किया, तो वो बोली कि वो उनका फोन नहीं उठा रही है। उसके बाद अंदर से उन्होंने मेरे को गालियां देनी स्टार्ट कर दी। मेरे फादर के बारे में अनशन बोलने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक मेल स्टाफ है जिसने मेरे को चेस किया और मेरा वो भी मेरा मैं फोन में से वीडियो लेने का अच्छा, आपने वीडियो भी बनाया उस दौरान जब आपके साथ धक्का मुक्की हो रही थी? क्योंकि एक्चुअली धक्का मुक्की टाइम पे तो नहीं बना पाए, लेकिन जब उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया तब आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें वो क्लियरली बोल रही हैं कि इसका फोन छीनो और डिलीट करो। ये रानी कह रही है। और तब तक मैं बाहर भाग के आ गई। देन दीज इनका जितना भी स्टाफ है इन लोगों ने ये कर दिया, लॉक कर दिया गेट। मेरे माँ बाप को भी आने नहीं दिया। तलाक के इसी मामले में 29 मई को फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले तेज प्रताप ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली। पोस्ट में अपने रिलेशनशिप की बातें लिखी। साथ में यह भी लिखा कि वो अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। मतलब साल 2013 से तेजस्वी और अनुष्का के बीच रिश्ते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब लालू और उनके खानदान को इस रिश्ते की जानकारी थी तो फिर उन्होंने तेज प्रताप की शादी 2018 में ऐश्वर्या से क्यों करवाई? क्या कोर्ट केस में फंसने और चुनाव में नुकसान होने के डर से लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर करने का दांव चला? जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने यह स्वीकार किया था कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में एक लड़की थी, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा था कि यदि आप 12 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर 2018 में आपने शादी क्यों की? किसी लड़की की ज़िंदगी से आपने खिलवाड़ क्यों किया? और जाहिर है ये सवाल सिर्फ तेज प्रताप से भी नहीं होता बल्कि लालू यादव से भी होता, उनके परिवार से होता, तेजस्वी यादव से होता कि आखिर ये शादी क्यों हुई थी। और ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी लालू परिवार को नहीं रही होगी। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके निजी जीवन है और वो क्या कुछ करते हैं हमसे पूछ कर नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। और इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब लालू परिवार तेज प्रताप की वजह से कई बार मुश्किलों में फंसा है। तो ऐसे में यही कारण है कि इस बार एक बड़ा फैसला लालू यादव ने लिया है और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तेज प्रताप ने जिस तरह से तलाक होने से पहले दूसरी लड़की से अपने संबंधों को कबूला है, उससे कोर्ट में लालू परिवार को झटका लग सकता है। कोर्ट में मामला सब जुडिश होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को सामने लाना अपराध की श्रेणी में आता है।
अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी हरकत करता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। अगर ऐश्वर्या इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करती हैं तो तेज प्रताप की विधायकी भी जा सकती है। अगर तेज प्रताप ने अनुष्का यादव से शादी कर ली है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पर सजा हो सकती है। वह अच्छे से जानते थे कि तेज प्रताप और अनुष्का 12 वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन लालू जी के परिवार की यादव समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव परिवार दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ तेज प्रताप का शादी किया। उनको यह उम्मीद थी कि यह लड़की मूक गुड़िया की तरह मेरे घर में रहेगी और मेरा बेटा तो जो करता है सो करेगा, लेकिन मेरे परिवार की प्रतिष्ठा दरोगा प्रसाद राय के साथ जुड़ जाने से बढ़ जाएगी। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार राबड़ी देवी ने रात को नंगे पांव उसको अपने घर से निकालने का काम राबड़ी जी ने और लालू जी ने किया था। अभी इस खुलासे के बाद जब तेज प्रताप ने खुद स्वीकार लिया कि 12 वर्षों से वह दोनों साथ रह रहे हैं, तो यह कोर्ट का सीधा मामला बनता है धोखाधड़ी का। और वह जानते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी तेज प्रताप के साथ कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे और उसी से बचने के लिए दुनिया के सामने यह आई वॉश है। हमेशा से लालू और राबड़ी को पता था कि तेज प्रताप किसी और से शादी करना चाहता है। उन्होंने उसकी भी छूट दे रखी थी और एक साथ अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट में तेज प्रताप के साथ लालू जी और राबड़ी जी को भी सजा होगी और ईश्वर भी उनको सजा देगा। किसी बेटी का जीवन खराब करने का अपराध जो लालू परिवार ने किया, उसकी सजा उनको निश्चित मिलेगी। क्या इसीलिए लालू खानदान ने तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखाने का फैमिली ड्रामा खेला है? लालू ने तो कह दिया कि उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से बेदखल कर दिया है। तेजस्वी अभी भी कह रहे हैं कि बड़े भाई ने जो कुछ किया है वो उनका निजी मसला है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उनके बारे में उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो निर्णय जो ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें कई तस्वीरों में अनुष्का की मांग में सिंदूर लगा है। एक तस्वीर में वो करवा चौथ का व्रत करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब कोर्ट में तेज प्रताप को इन तस्वीरों पर जवाब देना होगा। तेज प्रताप ने 16 मिनट बाद पहला ट्वीट डिलीट किया। 5 घंटे बाद फिर ट्वीट कर बताया कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि फोटो एडिट करके मुझे और परिवार वालों को परेशान और बदनाम करने की साजिश के तहत ऐसा किया गया है। अगर तेज प्रताप का दूसरा ट्वीट करेक्ट है तो फिर लालू ने उन्हें अगले ही दिन पार्टी से क्यों निकालने का फैसला किया है? परिवार से बेदखल करने जैसा कड़ा फैसला क्यों किया? दरअसल तेज प्रताप और अनुष्का यादव की तस्वीरों ने लालू खानदान की पोल पट्टी खोल दी है। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि लालू को अभी क्यों सामाजिक न्याय की याद आई। जब एक बेटी पर जुल्म हुआ तब उन्होंने क्यों तेज प्रताप पर सख्त एक्शन नहीं लिया था? जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है? बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं
और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? तेज प्रताप के ससुराल वालों ने भी दावा किया है कि उन्हें बेटी की शादी के कुछ दिनों बाद ही इस रिलेशनशिप का पता चल गया था। ऐसे में लालू यादव और उनके खानदान को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने इसे अब तक क्यों छुपाए रखा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो 2024 में सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, वो भी लालू और उनके खानदान के बचाव में उतर आई हैं। उन्होंने लालू की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए जो कुछ लिखा है उसमें तेज प्रताप का नाम तक नहीं है, सिर्फ इशारे में उन्हें बताया गया है। जबकि रोहिणी ने इस मामले में खुलकर अपने परिवार का बचाव किया है। आने वाले दिनों में भी भले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई हो, लेकिन आप देखेंगी कि ये जो है एक चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा और आने वाले दिनों में लगातार जो है एनडीए की तरफ से खास तौर से इस बात को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा, सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर लालू परिवार किस तरह से महिलाओं को देखता है, महिलाओं का सम्मान किस तरह से करता है और उसका उदाहरण उनके घर में है। तो ये सवाल निश्चित रूप से बेचैन करने वाला है लालू परिवार को और यही सबको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। और अब आगे जो नई कड़ियां इसमें नजर आ रही हैं वो ये कि तेज प्रताप यादव ने जिस अनुष्का यादव का नाम सार्वजनिक करके उसकी तस्वीर सार्वजनिक की, पोस्ट किया, फिर बाद में उसको डिलीट क्यों किया। अब सवाल उठता है कि जिस लड़की ने लालू खानदान में भूकंप ला दिया है वो अनुष्का यादव कौन है। अनुष्का यादव बिहार में आरजेडी के एक नेता की बहन है जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। अनुष्का यादव पटना की ही रहने वाली हैं। एक तस्वीर में वो हरी टोपी लगाए हुए भी दिख रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप के इस धमाके का बिहार की सियासत में कोई असर पड़ेगा। क्या महिला वोटर लालू खानदान से और दूर हो जाएगी? क्या एनडीए की जीत अब और आसान हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके परिवार के लिए। एक बदनामी भी हुई है। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जो संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार था, उसकी बेटी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करने की घटनाएं मीडिया के जरिए प्रचारित और प्रसारित हुई, उसको लेकर के परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। और अब ये मामला तलाक का कोर्ट में भी चल रहा है और बेवजह एक लड़की को बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए ये मुकदमेबाजी की गई। इससे इस परिवार की बदनामी और काले कारनामे और जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित हो गए। नहीं कोई वैचारिक द्वंद्व है या वैचारिक मतभेद है, इसको लेकर थोड़ी निष्कासित किया गया है। उनका जो अनैतिक आचरण है उसके रहते जो परिवार की बदनामी हो रही थी उसकी वजह से निष्कासित किया गया है। सार्वजनिक जीवन में निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी अलग अलग नहीं होती। अगर आप निजी जिंदगी में चरित्रहीन हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो सार्वजनिक जीवन में आप अच्छे नहीं हो सकते। और परिवार में यूं भी वारिस को लेकर के विवाद है। डायनेस्टी जो है उसका कौन सक्सेशन करेगा उसको लेकर के विवाद है, बहन में, भाइयों में, परिवार में। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 37% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया था। एनडीए को 38% महिलाओं ने वोट दिए थे। 2020 में ओबीसी की 63% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया था। महागठबंधन को सिर्फ 18% महिलाओं ने वोट दिया था। 2020 में दलित महिलाओं में 33% ने एनडीए को वोट किया था। महागठबंधन को 24% महिलाओं ने वोट दिया था। पीके की जन स्वराज पार्टी भी महिला वोट के मुद्दे पर अब लालू खानदान पर हमलावर है। पीके से जब तेज प्रताप पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू का सामाजिक न्याय परिवार से शुरू होता है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सपने के साथ खत्म हो जाता है। किस बेटे को निकाल दिया? नाना ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जन स्वराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है
तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा मतदान किया था। क्या तेज प्रताप की नई तस्वीरों के बाद यही महिला वोट एनडीए की ओर ज्यादा ताकत देगा? इसीलिए एनडीए के विरोधी असमंजस में हैं कि लालू खानदान को बचाएं और हमला करें। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है क्या पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे? क्या ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए।